मैं अजय गेरा सवाल भारत के पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से हम चर्चित हस्तियों से आपको मिलवाते आए हैं, उसी तरह से ही आज एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर शायद हर सुनने वाले को, हर श्रोता को, हर दर्शक को शायद ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक अनुभव मिले, क्योंकि बड़ा ज़िंदगी का एक लंबा एक्सपीरियंस इन्होंने और समाज सेवा का एक लंबा एक्सपीरियंस के बारे में मैं ये कहूँगा कि समाज हमेशा ऋणी रहेगा। हम आज किस्मत वाले हैं, हमारे बीच में हैं श्री रामलाल बिमल जी, एडवोकेट, जिनकी उम्र 85 साल है। समाज सेवा का उनका एक लंबा एक्सपीरियंस है। लगातार उन्होंने समाज के लिए लगातार अपने काम करते रहे, कभी थके नहीं, कभी हारे नहीं। गरीबों के, वंचितों के लिए, पंजाबी समाज के लिए, दूसरे समाजों के लिए, बिना किसी जाति पाति के लगातार हमेशा काम करते रहे। इनका समाज पूरी तरह ऋणी है। ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आइए आज उनसे उनकी ज़िंदगी के राज पूछते हैं कि क्या उनको एनर्जी देता है और क्या लाइफ के एक्सपीरियंस है, ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को हमारे को इनसे मिलने वाली हैं। जी नमस्कार रामलाल बिमल जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। नमस्कार सर। क्या कहूँ मैं आपको, बाबा जी कहूँ, दादाजी कहूँ, मेरे को पहले वर्ड नहीं मिल रहे हैं। मैं नाम लेना मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा। You can say anything. आप बिमल साहब कह दो। ठीक है, बिमल साहब। बिमल साहब, 85 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास। कोई इंसान पूरे यहाँ पर हमें कोई दिखाई नहीं देता जो आपको उंगली उठाकर ऐसा कह दे जी हमारे साथ कुछ बुरा किया हो। आज भी हम आपके व्यक्तित्व के साथ जब मुताफ होते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक एनर्जी सी मिलती है कि इतना आशीर्वाद है आपके साथ साईं बाबा का। तो क्या है, आप थोड़ा सा हमारे आज के युवाओं को कुछ रास्ता दिखाने के लिए अगर मैं आपको कहूँ तो क्या कुछ कहेंगे उनको? ऐसा है, आज मैंने जो कुछ भी कहा वो एनर्जी भी मैंने आपसे ली। ये भी एक टैक्ट है कि नौजवान बैठा है तो आप नौजवान बनने की कोशिश कीजिए, उसकी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि ज़िंदगी में राइज करने के लिए देयर आर 3 प्रिंसिपल्स। दैट इज़, वन इज़ प्योरिटी, सेकंड इज़ पेशेंस एंड थर्ड इज़ परसिवियरेंस। परसिवियरेंस, मेहनत कीजिए, मेहनत। स्वच्छता रखिए मन में, और सहनशीलता होनी चाहिए, और मेहनत कीजिए तो आप अपने मंजिल मकसूद तक हर हालत में पहुंचेंगे। दूसरी बात, कभी भी किसी के बारे में, बहुत सारे समाज के अंदर जाते हैं, सुनते हैं, बातें करते हैं, कईयों से हमें ऐसा है, कई बातें कुछ हमें एलर्जी भी लगती हैं, लेकिन हम उनका झगड़ा पगड़ा वहीं ख़त्म कर देते हैं, दिमाग में लेकर कभी घर पर मैं बात को नहीं आता। एक तो मैं सोचता नहीं, कभी किसी का बुरा करना तो दरकिनार, मैंने सोचा भी नहीं कि मैं इसका बुरा करूं। अगर कभी कोई मन में बात आ गई तो मैं हमेशा अपनी गर्दन इस तरीके से हिला देता हूं कि नहीं बिमल, ये काम नहीं करना। दूसरी बात, मैं आज भी 1.5 घंटा डेली एक्सरसाइज करता हूँ। 15 मिनट सुबह भगवान को पहले याद करता हूँ, उसके बाद मैं 21 सूक्ष्म एक्सरसाइजेस करता हूँ जिनको सिर्फ 20 मिनट मुझे लगते हैं। शाम को मैं 3400 कदम चलता हूँ और सात्विक खाना खाता हूँ। अपने दिमाग पर कोई बोझ नहीं रखता, और मैं बच्चों के साथ बच्चा और बूढ़ों के साथ बूढ़ा हूँ। ये मेरी सेहत का राज है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूँ ऐसी लाइफ ट्रिक्स शायद बड़ी मुश्किल है। मैं बड़ा ही आज भाग्यशाली फील कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ कि आपने लाइफ में कौन कौन से सामाजिक कार्य किए? सामाजिक कार्य, सबसे बड़ी बात, मैं 1974 के एंड में
हिसार में आया था। प्रैक्टिस यहाँ पर मैंने ज्वाइन की 1982 के अंदर। मेरी मुलाकात मिस्टर ओम प्रकाश महाजन जी से हुई, जो उस समय पंजाबी समाज की तरफ से आरएसएस के होते हुए भी वो साझा मोर्चा से इलेक्शन लड़ रहे थे। उनके साथ मैं जब पहले दिन एक स्टेज पर बोला तो वो मेरी बोलने से इतने मुतासर हुए कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हालांकि ही वॉज नॉट नोन टू मी अर्लियर वेरी मच, इंटीमेसी कोई नहीं थी। उन्होंने कहा, भाई साहब, यू आर टू हेल्प मी इन दिस इलेक्शन। मैंने उसे कहा, देखो महाजन साहब, मैंने नई प्रैक्टिस स्टार्ट किया है और ये मेरे लिए कुछ मुश्किल सा हो जाएगा, लेकिन उनका भी अपना एक यानी व्यक्तित्व था जिससे मैं उनके व्यक्तित्व की इतनी कदर करता हूँ कि मैं उनको कुछ जवाब नहीं दे सका और मैं उनके साथ लग पड़ा, दिन रात उनके साथ लगा। उस वक़्त हमारे मुकाबले में जो थे श्री बलदेव तायल जी वकील थे, वो इलेक्शन लड़ रहे थे। हमारी जो संस्था थी वो बहुत गरीब थी। महाजन साहब एक हॉकर होते थे, एक साबन बेचते थे साइकिल पर खड़े होकर। मैं अब ये भी आया था, मैं भी एक गरीब आदमी था और बहुत से आदमी हमारे साथ, कुछ लोग जो थे मेरी तरह से, कुछ कहते हैं कि तुर्क होते हैं जो होशियार होते हैं, कुछ होते हैं बूढ़े होते हैं, कुछ के ख्यालात अलग होते हैं। हम नौजवानों में थे, जो मैं 39 साल का था, उसमें मेरे साथ एक विनोद गुप्ता थे जो आज भी एडवोकेट हैं। वो भी भले मानस आदमी थे, बड़े तकड़े और होशियार थे। एक राजेंद्र जी थे, वो भी आरएसएस के थे। ये तो 2 3 4 4 आदमी मेरे साथ आरएसएस के थे। राजेंद्र प्रसाद जी क्या? राजेंद्र कुमार हैं, एक स्कूल वाले हाँ, यस हाँ जी, हमारे पढ़े हैं, उसी स्कूल में पढ़े हैं। हाँ जी। अच्छा, उधर से एक बुजुर्ग आदमी भी थे हमारे साथ, चौधरी लालचंद नागपाल, वो भी जवानों जैसे थे। नागपाल ख़ानदान जो कि आज जैसे राजा नागपाल है, यशपाल नागपाल है, ये हमारे पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर भी हैं। वो भी आदमी एक बड़े मजबूत थे। चौधरी भजन लाल ने हमारी पंजाबी कौम को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप ये इलेक्शन अलहदा लड़ रहे हो तो हम अब आपको देख लेंगे। ये चौधरी लालचंद नागपाल से हम सीखे। उसने कहा कि हमारे को आप क्या सिखाओगे, हम तो पाकिस्तान से लुटे लुटाया है, तब भी हम खड़े हो गए यहाँ पर। उनसे हमने सीखा। हम पहले भी कुछ सीखे हुए थे, क्योंकि मैं काफ़ी मुसीबतों में, मैंने भी सारा पाकिस्तान का हाल देखा था, कैसे हम स्पेशल ट्रेन से आए, कैसे हमारे साथ वहाँ व्यवहार किए गए, क्यों कैसे हमें लुट फुट कर यहाँ पर आए। मैंने कई किस्म के काम किए। उन कामों को करते करते हम जो है वो सारे भय अपने मन से निकल गए और उस इलेक्शन को महाजन साहब ने सभी को छोड़ते हुए मुझे अपना इलेक्शन एजेंट बनाया। इलेक्शन एजेंट का मतलब ये होता है कि ही इज इक्वल टू कैंडिडेट, इफ ही सेज एनीथिंग ही कैन डिनाई। मेरे ऊपर गोली चलाई गई, बहुत से लोगों को शहर में पता है। इतना युद्ध हुआ उसमें कि दोनों पक्षों की ओर से शाम को 100 आदमी, 150 आदमी जख्मी था। हमारे बैलेट पेपर उठा लिए गए, बॉक्स उठा लिए गए। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन पोस्टपोन हुआ, कुछ बूथों पर पोस्टपोन हो गया, जो बाद में हमने महाजन साहब का केस मैंने और विनोद गुप्ता ने जाकर शक्तर, उस वक्त चीफ कमिश्नर होते थे इलेक्शन, बहुत से लोगों को शहर में पता है। इतना युद्ध हुआ उसमें कि दोनों पक्षों की ओर से शाम को 100 आदमी, 150 आदमी जख्मी था। हमारे बैलेट पेपर उठा लिए गए, बॉक्स उठा लिए गए। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन पोस्टपोन हुआ, कुछ बूथों पर पोस्टपोन हो गया, जो बाद में हमने महाजन साहब का केस मैंने और विनोद गुप्ता ने जाकर शक्तर, उस वक्त चीफ
चीफ कमिश्नर होते थे, इलेक्शन चीफ कमिश्नर होते दिल्ली के अंदर, उनके पास जाकर हमने इनका केस लड़ा। क्योंकि हमारे जाने से पहले दूसरा पक्ष उनसे मिल चुका था। उन्होंने बहुत कुछ समझाया कि ये कास्टिज्म वगैरह फैला रहे हैं, ये है। हमने उनको सारी बात बताई। हमने कहा वी आर पुअर पीपल, वी हैव बीन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, वी आर स्टिल यू सी स्ट्राइविंग फॉर आवर सर्वाइवल। और अब हमारे पास कुछ आया, लड़ने वाला एक साबुन बेचने वाला आदमी है, जिसकी BBC लंदन में भी खबरें थी कि एक गरीब आदमी का एक रईस आदमी से मुकाबला हो रहा है। ये खबरें BBC लंदन से भी मशहूर हुई। आफ्टर ऑल हमने कन्विंस हुई, शिकदर को हमने कन्विंस कराया कि हमने कोई कास्टिज्म नहीं फैलाई, ये गरीबी और अमीरी की लड़ाई है। उन्होंने फिर 13 बूथों पर फिर इलेक्शन हुआ। वो इलेक्शन मैंने जीता और मुझे शहर का हर व्यक्ति जानने लगा। 80% क्या 90%, 100% आदमी उस वक्त मुझे इस हादसे से जानने लगा कि मैंने वो काम कर दिखाया कि जो कि अगर आप उस वक्त होते तो दिन में क्या था कि दिन में लोगों ने दूसरे पक्ष वाले लोग, उन्होंने हमारी लेडीज़ के ऊपर हमला किया था। और हमारे पास एक मिस्टर ओम प्रकाश बत्रा था, उस वक्त लड़के जितने 23 से 35 साल तक थे, वो कहते जो बिमल साहब कहेंगे वही होगा, जो विनोद गुप्ता कहेंगे वही होगा, जो राजेंद्र जी कहेंगे वही होगा। तो हमने सलाह की, मगर इनको उठाओ, लाठियाँ फेंक दो बदले पासे। उनको पूरी तरह से इधर से भी जख्मी हो गए, उधर से भी जख्मी हो गए। इस तरह से हमने इलेक्शन को जीता, तो शहर में हमारा वर्चस्व बना। दूसरा, मैंने अपने प्रोफेशन में, मेरे पास कभी भी कोई आया, मैंने अपनी फ़ीस की कोई उसके अगर रजिस्ट नहीं किया कि मैं तुमसे इतना फ़ीस लूँगा। जितना भी किसी गरीब आदमी ने कहा मैं इतना दे सकता हूँ, मैं उनको दे देता था। और मैंने अपना दिन देखा ना रात देखा, मैं हर वक्त जो भी मेरे पास रात को आया और उसने कहा आप मेरा काम कर सकते हो, मैंने उसका काम किया। मैंने आज तक किसी की जायदाद पर कब्ज़ा नहीं किया। मैं नंबर 1 का एक वक्त आदमी था मिस्टर महाजन के ज़माने में, या किसी ऐसी जगह पर लोग मेरे ऊपर इतने फरेफ्ता थे कि मैं कुछ बता नहीं सकता। आज अगर मैं ज़िंदा हूँ या मेरी सेहत है, उसका राज भी मेरे बच्चे और मेरे लोग, 36 बरादरी के लोग मुझसे प्यार करते हैं। कोई एक पंजाबी समाज का लोग प्यार नहीं करते। एवरीबॉडी इज़ लविंग मी एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर लव आई एम लिविंग ए वेरी हैप्पी लाइफ एंड स्टाउट लाइफ एंड लिविंग लाइक ए यंग बॉय of 13 or 16 years, which I can say with great force. इतनी एनर्जी है इनकी बातों में कि सच आप देख सकते हैं। जब बातचीत हो रही होती है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बाई चांस मैं दोबारा, अगर वैसे तो मैं कई बार देखूंगा इंटरव्यू को इसको, लेकिन अगर बाई चांस मैं नहीं भी देख पाऊँ तो मैं पहले से नोटिस में अभी से ही सभी चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ कि कोई चीज़ छोड़ने वाली नहीं है। तो आप पाकिस्तान से यहाँ पर आए बिमल साहब, तो सभी जानते हैं बड़ा, अब मैंने ये भी सुना है वहाँ पर आप काफ़ी रिच होते थे और यहाँ पर आने के बाद तो कुछ भी नहीं बचा था। तो ये जो इतना राइज आपने लिया लाइफ के अंदर, कैसे ये सारा स्ट्रगलिंग जो थी उस बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बताएं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चन। पाकिस्तान के अंदर ऐसा था कि हमारे पास ज़मीन थी, लेकिन उस वक़्त क्या होता था कि सिर्फ़ एक ज़मीन से जो पैदा होता था उसी पर ही हम सारे काम करते थे। मोची जो हमारे कपड़े चढ़ाया होता था, कपड़े धोता था, वो भी उसी को भी जिनस देते थे, कणक दे दी और दे दिया। और इसी तरह से पैसे की सर्कुलेशन नहीं थी। हम वहाँ से निकले तो सारा सामान वहीं रह गया। हमारी स्पेशल ट्रेन सीधी जो है वो कैथल आई। रास्ते में बिल्कुल डंप किए हुए आदमी थे। मैं उस वक्त 13 साल का था। मैंने ये 6 क्लास में फ़ारसी और उर्दू पढ़ता था। उसके बाद मैं कॉलेज में भी 1 साल पढ़ा हूँ इंग्लिश पढ़ने के लिए। मैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ में गया। अब मैं लंगर सराय का रहने वाला हूँ।
और ये भी आपको खुशी होगी कि मैं 13 साल की उम्र में शाखा चलाता था आरएसएस में। आज सबसे सीनियर आदमी हूं मैं। लंगरसराय गांव के अंदर मैं शाखा चलाता था। और वो सीखे कैसे? लंगरसराय में एक चौकी थी, उस चौकी पर एक पंडित जी आकर वहाँ पर थानेदार लगे, और उनका लड़का कॉलेज का स्टूडेंट था। वो बोदी भी पीछे रखता था, पीछे चोटी होती थी ना। उस आदमी ने हमारे गांव के 10-15 आदमी इकट्ठे, बच्चे इकट्ठे किए, और उन्होंने हमें बताया कि आने वाले समय में आपको ये आरएसएस के व्यक्ति बचाएंगे। और आप, उसने कई दिन तक शाखाएं चलाई। हम शाखा चलाते थे, हम खो खो खेलते थे, लेकिन बाहर के मोहम्मदन जो थे दीवारों से कूद कर देखते थे, कहते थे मुसलमान को खड़ा करके ये तो तीर लगाते हैं, तलवारें लगाते हैं। हम कहते हम ऐसा कभी कुछ नहीं करते, हम अपनी सेहत के लिए सब कार्य कर रहे हैं। ध्वज हमने इसलिए रखा हुआ है जिस पर नमस्ते सदावत साले मातृभूमे तोया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोयम महामंगले पुण्य भूमे तुदरते, ये प्रार्थना हम उस वक़्त गाते थे और ध्वज को लहराते थे। हमें भी जोश था। उन जोश के साथ हम सीधे कैथल में आ गए। कैथल में आकर मेरे भाई, हमने कैथल की बेरियां बहुत काटी हैं। काफ़ी सारे लोग बेरियां काटते थे, हम बच्चे होते थे, हम उनके साथ जाते थे, हम उनका पानी रोटी लेकर जाते थे, तो आधी मजदूरी वो हमको देते थे। अगर एक आदमी 10 रुपये कमाता था या 5 रुपये कमाता था, उस वक़्त 5, 10, 2, 4 रुपये, ये बहुत कीमत होती है, तो उसमें से आधी हमें मिल जाती थी। भाई 1 रुपया अगर वो कमाया 2, तो हमें 1 रुपया वो हमें दे देते थे। इस तरह से करते करते मैंने वहाँ पर कुछ और भी कार्य किए, जो उनको अब मैं बताते हुए थोड़ा सा ऐसे शर्माता सा हूँ। कुल्फियाँ भी शायद मैंने बेची होंगी, ऐसा कार्य भी मैंने शायद किया होगा, याद आ रहा है। उसके बाद मैंने कैथल से ही जाट स्कूल में 7वीं में एडमिशन लिया। मैं ऑलरेडी 6ठी पास था, कॉलेज में भी पढ़ा, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ 7वीं में एडमिशन लिया। फिर 1952 में हमें इधर सिरसा के अंदर झिड़ी गांव में ज़मीन अलाट हो गई और मैं इधर आ गया। और फिर मैंने यहाँ पर 8वीं 9वीं और 10वीं जो है वो यहाँ पर की। और उसके बाद मैंने टीचर लगा, मैं गुड़िया खेड़ा में 70 रुपये मेरी सैलरी थी उस वक़्त, वर्नैकुलर टीचर था। उसके बाद मेरी नौकरी, मैंने, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, मैंने ट्रिब्यून के अंदर ढूंढकर एक आरएमएस रेलवे मेल सर्विस की नौकरी ली, जो कि सिर्फ मैट्रिक के मार्क्स पर ही मिलती है, क्योंकि मैट्रिक में मेरे बड़े अच्छे नंबर थे। 850 में से 667 नंबर थे। उस वक्त नंबर इस तरीके से नहीं आते थे जैसे आजकल आते हैं 100 में से 99 नंबर। उस वक्त तो 70% वाला फर्स्ट होता था। हाँ जी, तो उसमें मैं 70% में मेरे ख्याल 2% कम हो गया, वरना मैं भी मेरिट में होता। लेकिन उन नंबरों से मुझे रेलवे मेल में सर्विस में नौकरी मिल गई। मैं फिर मेरी शादी हो गई। मैं 15 साल तक रेलवे मेल सर्विस में रहा। उसके बाद अगर सन 74-75 में मैं यहाँ रहा। जैसे आपको वो पहला ही मैंने बता दिया कि मैं यहाँ पर फिर क्या क्या किया। उसके बाद मैं वकील हूँ, और मैंने भगवान की कृपा से हमारे सत्य साईं बाबा को, जिसको हम मानते हैं, हम सभी, एक्चुअली तो मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ। डेली मैं 2-3 बार हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ता हूँ। दिस इज़ माई अनदर एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम हनुमान जी। और एनर्जी सब मैं लेता हूँ अपने पड़ोसियों से, अड़ोसियों से, प्यारों से, दोस्तों से, मित्रों से, इवन मेरे ड्राइवर से, मेरे नौकर से भी मैं एनर्जी लेता हूँ। इनको भी ये ना हंस दो तो मैं इनको रात को हंसाता हूँ। मेरा काम यही है कि हंसना और हंसाना, और हंसने और हंसाते में मेरा जोश बना रहता है। उसके बाद मैंने एनर्जी जो है, दुष्यंत भी मेरा एक जो था अजीज़ बना, क्योंकि उस वक़्त भी मैं उनके साथ था। वो जब बना तो उससे भी मुझे एनर्जी मिली कि वो लड़का बहुत अच्छा। उसमें मेरे, जब भी मुझे कभी तकलीफ़ हुई, वो मेरे घर फ़ौरन पहुंचा। और इवन जीतने के बाद अनइनवाइटेड ही
came to my house to take blessing from my wife कि मैं अपनी दादी से ब्लेसिंग लेने जाऊंगा, जबकि मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आज भी मेरे अंदर आरएसएस का जज्बा वो और जगह लगा रहा हूँ। आरएसएस का जज्बा मैं उस समय अगर शिक्षक था तो उसके बाद भी मैं बताता हूँ। कैथल में मैं आया, मैंने एक साबुन की फैक्ट्री में काम किया, वहाँ पर एक लाला गोगन राम जी थे, वो भी कुदरती आरएसएस के वर्कर थे। फिर हम कुरुक्षेत्र में गए, कुरुक्षेत्र में उस वक्त गुरु गोलवरकर जी आए, हमने उनकी कॉन्फ्रेंस अटेंड की, वो लाला जी मुझे ले गए साथ, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं थे जाने के लिए। तो आरएसएस का भी मैं बहुत बड़ा सिपाही हूँ, लेकिन मैं अक्सर किसी पार्टी में विधि विधान से मैं कभी ज्वाइन नहीं किया। अक्सर लोग मुझे यही समझते रहे कि मैं कांग्रेस में हूँ, और एक्चुअली आज तक ना मैंने कांग्रेस में कोई टिकट कभी काटी है ना और काटा है। मैं तो वैसे ही जिसके साथ जिंदल साहब के साथ मैं रहा, महाजन के साहब के साथ मैं रहा, सुश्री जिंदल के साथ मैं रहा, चौधरी भजन लाल के साथ मैं रहा, चौधरी हरि सिंह सैनी का इमदाद मैंने की, मैं हर एक की इमदाद मैंने की, और जिसकी इमदाद की 99% मैं उन कामों में सफल रहा। और आज आपको देखकर तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और आप भी मुझे एनर्जी दे रहे हैं, इसके लिए मैं बड़ा आपका धन्यवाद करता हूँ, और आपका मैं हमेशा के लिए ऋणी हो गया। एक बात तो श्योर है कि गारंटेड आप में से कोई इस बात को नहीं मान सकता कि ये जो इंसान आपके सामने है 85 ईयर्स के हैं, इनकी एनर्जी एक बच्चे के समान है। इनसे जो सीखने को मिल रहा है वो अल्टीमेट है। मैं एक बात याद आ रही थी जब ये बोल रहे थे, अपनी सारी बातें बता रहे थे। ले आए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, कुछ ऐसा ही मैसेज ये दे रहे थे। तो मैं अब ज़्यादा समय ना लेते हुए इनसे पूछूंगा क्या है, इतनी ताकत का राज क्या है आपकी, जो इतनी हेल्थ और एकदम इतनी उम्र के बाद भी इतनी एनर्जी में ऐसे लगता है। एनर्जी का केस के लड़ने और ना लड़ने से कोई सवाल नहीं होता जी। एनर्जी जो दूसरे कामों में एनर्जी होती है, ठीक है कि केस में भी हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, लेकिन केस का फैक्ट्स पे होता है आपकी, यानी केस में कितना दम है, उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इंसाफ मिलता है। वहाँ ये नहीं कि कोई ज़ोर से बोल पड़े तो जीत जाता है या कोई कम बोले तो नहीं जीत सकता। वो उसमें भी मैं ये नहीं समझता कि मैं कोई कभी अपने फैक्ट्स पे हम माहिर होते हैं, और हर आदमी हर वकील अपने फैक्ट्स को याद करके जाता है और जज साहब के सामने रखते हैं। वो ही इज जज इज देयर टू डिसाइड, आइदर द गार्ड इज देयर टू डिसाइड, वी आर नॉट टू डिसाइड, वी ओनली रिप्रेजेंट द केस, इट इज देयर स्वीट विल, it is their legal opinion, whatever they give, we go before it. सेकेंडली बात यह है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं वर्जिश भी करता हूँ, परमात्मा को याद भी करता हूँ, किसी का मैंने आज तक कर्जा नहीं देना, ना मैं किसी से कर्जा कभी लिया है, ना मैंने किसी की कभी जायदाद का कभी कब्जा किया है, ना मैं किसी से कभी लड़ाई मुक्का धक्का ऐसी बात कभी मैंने नहीं की, और ना ही मैंने कभी किसी के बारे में बुरा सोचा है। ठीक है कि कहीं कहीं पर ख्यालात के अंदर हम एक दूसरे से राय मुत्तफिक हो सकती है, लेकिन मैं लड़ाई के मूड में कभी नहीं रहा। तो मुत्तफिक राय उससे डिस्कस करके अगर हम सहमति से हम हमेशा चलते रहे हैं, और एक पंजाबी धर्मशाला की भी सहमति से हमने चले, तो आज हमारा ये धर्मशाला ख्याल तैयार हो गई। अगर मेरे जैसे चंद आदमी सहमति ना जताते तो आज ये ज़मीन भी नहीं मिलनी थी। ये सच्चाई है। 13 साल मैं ज़मीन के लिए लड़ता रहा हूँ। मैंने बाबूजी 2 बातें और बहुत सीखी हैं। मैं एक अफसर के पास गया,
जैन था, जैन समाज से ताल्लुक़ रखता था, पंजाबी भी नहीं था। मेरे साथ श्री वेद अरोड़ा, श्री जगदत्त सेतिया, इन्होंने बहुत साथ दिया मेरा, हर काम में मेरा साथ दिया। उसके बाद अजय बत्रा, जो बाद में पंजाबी, अब जो पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान हैं, उन्होंने भी बाद में 3-4 हमारे साथ ट्रिप चंडीगढ़ के लगाए। उस वक़्त वो प्रधान नहीं थे, प्रधान थे मिस्टर अरोड़ा। अरोड़ा और मैं और जगदत्त, हमने तो यानी 13 साल तक पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के लिए जाते रहे। एक जैन के पास गए, उस वक़्त मेरी उम्र 78 के करीब थी। उसने मुझे देखा, कहने लगा आपकी उम्र क्या है? मैंने जब उम्र बताई तो कहना आप समाज के लिए काम कर रहे हैं। उसने उसी वक्त चपरासी बुलाया, कहने लगा इनको मेरे पिछले रिटायरिंग रूम में बिठाओ, खाना लाओ इनके लिए। कहने लगा आप इतनी उम्र में घूम रहे हैं। तो उषा किरण उनके डिपार्टमेंट की वो थी, इंचार्ज थी, वो बैठी नहीं थी। उसने टाइप करवा के ना, वो असिस्टेंट था उनका, जो सेकंड टू हर होगा, उसने उसी वक्त अपना ये करके कि पोजीशन शुड बी गिवन टू दी पंजाबी धर्मशाला, इस बात पर कि एक बूढ़ा आदमी इनके साथ घूम रहा है, जगदत्त सेतिया के साथ और वेद अरोड़ा के साथ। उन्होंने उसी वक्त लेटर दे दिया। एक जगह मैं और गया, वो मेरे को कहने लगा, उस वक्त मैं 80 साल का था, वो कहने लगा यहाँ से हमारे डॉक्टर क्या नाम है इनका, एमएलए साहब का, एमएलए साहब ने, डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने वहाँ टेलीफोन किया, भाई ये आ रहे हैं तो इनकी नक्शा पास करना है। वो डायरेक्टर जो है ना, मुझे देखकर 80 साल का, कहने लगा आप 80 साल के लगते तो नहीं हैं। तो मेरे साथ उस वक्त अजय बत्रा थे और वेद अरोड़ा थे। तो इन्होंने कहा ये जगदत्त जी भी थे, हम चारों थे। उन्होंने कहा भाई ये 80 साल के हैं। उन्होंने उसी वक्त अपने सबॉर्डिनेट को कहा कि ये पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के आदमी आ रहे हैं और इनका काम जितनी जल्दी हो सकता है, इतने बुज़ुर्ग आदमी उनके साथ हैं, फ़ौरन कीजिए। तो मैंने कहा वाकई बुजुर्गी की कहीं ना कहीं लोग बुज़ुर्ग को मानते हैं। तो मैं उस दिन से खुश था, अच्छा है कि मेरे वाल सफ़ेद हो गए। वाह जी वाह। चलिए जी, बहुत देर से मैं परेशान कर रहा हूँ आपसे क्वेश्चन से नहीं, क्वेश्चन। एक मतलब आज के यूथ में कोई ऐसी कमी हो, उनको कोई आप मैसेज देना चाहते हो भी ज़िंदगी में ये बदलाव होने चाहिए, वो 2 वर्ड्स प्लीज़ आप उनको कहिए, ताकि ज़िंदगी में उनकी सुधार आ सके, बदलाव आ सके, कामयाबी आ सके जी। आज का यूथ जो है ना, वो एक्चुअली कई चीज़ों में हमारे ज़माने से आगे है। जैसे हमारे ज़माने में हाइजीनिकली पीपल वर पुअर, हमारी माताएं पढ़ी हुई नहीं होती थी, उठा मुंह नहीं धोया, ये खा लिया वो खा लिया। आज की धर्म पत्नियाँ, आज की स्त्री, वो पढ़ी लिखी हैं, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा कर लिखा कर भेजती हैं। लेकिन आज का यूथ जब यूथ बनता है ना, उसके दिमाग में एक छोटी सी बात, सबसे पहली बात यही है, वो कहता है कि मैं काम कम करूं और पैसा ज़्यादा जी जी। ऐसी यानी एक पैसे की एक दौड़ लग रही है कि बगैर काम के भी वो चाहता है कि मुझे पैसा मिल जाए। जी जी। ये उस ज़माने में नहीं था। हम लोग शांति से रहते थे, जितना मिल सका ठीक है, हम मेहनत करते थे। आज का यूथ को मैं एक बात समझाऊंगा कि जो चीज़ 3 चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं कि प्योरिटी, पेशेंस एंड परसिवियरेंस, in addition to it, they should respect the elder, they should respect their parents, they should respect their companions, they should respect their teachers, and they should not forget the past. हम आज ऐसे हैं, हम अपने पास्ट को देखते हैं, हम क्या थे और आज क्या है। अगर हम पास्ट को भूलकर आज हमारे पास पैसा आ गया, हम घमंड करने लग जाएं
तो मेरा ख्याल है भगवान 2 मिनट में मेरा घमंड भी चूर कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं नौजवानों से ये कहूँगा कि वो सबसे पहले अपने माँ बाप का आशीर्वाद लिया करें। मैं ये कुछ मेरे अंदर कमी है या क्या है, मैं सच्चाई कह देता हूँ, आजकल के लोग अपने माँ बाप से उपेक्षा करते हैं। वो हर आदमी, एक बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह देते हैं अपने माँ बाप को कि तूने हमारे लिए किया क्या है, अगर किया है तो हमारे ऊपर क्या एहसान किया है, तूने हमें पाला है। ऐसे शब्द मैं सबसे कहूँगा कि ज़िंदगी में माँ बाप को कुछ ना दो, आप माँ बाप के साथ समय गुजारो, आप माँ बाप के साथ बैठो। मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत से नौजवान आदमी की शादी होती है, मजबूर होती है, वो माँ बाप को पैसा नहीं दे सकते, ना दो, लेकिन अपशब्द मत कहो। अगर आप अपशब्द कह दोगे तो याद रखना कि उनके मरने के बाद तुम सारी सारी रात करवट बदल बदल कर सोओगे, नींद नहीं आएगी, वो अपशब्द तुम्हें तुम्हारे दिमाग में गूंजेंगे। इसलिए उनकी इज्जत करो, उनके साथ बैठो, ना दो पैसा उनको, लेकिन उनको अपशब्द मत कहना कभी भी। उनका हमेशा एहतराम करो, इज्जत करो और उनके आगे हमेशा झुकते रहो। मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा इंटरव्यू दैट इज़ द अल्टीमेट वन मैंने पहले कभी नहीं किया। इतने ज़बरदस्त मैसेजेस, जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, जिन्होंने पूरा देखा है, मैं दिल की गहराइयों से कहता हूँ, ज़िंदगी में बदलाव का इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। इतना एक्सपीरियंस वो हमें उड़ेल उड़ेल कर दे रहे हैं। इन्होंने बताया कि आज की जनरेशन बस भागने दौड़ने में लगी है, पैसा कमाने में लगी है। दे डोंट लाइक, शांति से भी तो पैसा कमाया जा सकता है, किसी को हर्ट किए बिना भी तो पैसा कमाया जा सकता है। पर वही मैसेज हमको विमल साहब ने दिया है, और इन ये बड़े इमोशनल भी हो गए लास्ट में बताते हुए कि माँ बाप के कुछ लोग बच्चे उपेक्षा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ शायद सारे यूथ को ये बात इनकी कम से कम समझ जानी चाहिए कि अपशब्द कहना, अपने माँ बाप को उपेक्षा करना शायद सबसे बुरी बात है। और हाथ जोड़कर विनती, इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको नहीं मिल सकता। इन्होंने ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी ली है, बिल्कुल कुछ भी नहीं था हाथों में और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और सारी ज़िंदगी खुशी से बिताई, और आज भी हेल्थ और वेल्थ के पक्के हैं। इससे बढ़िया एग्जाम्पल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे इनके व्यक्तित्व के साथ